दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज हम फिर से जो है कुछ बातें गुजरात की करने वाले हैं, गुजरात से संबंधित करने वाले हैं और साथ में जो हमारे महानायक निकले हैं गुजरात से, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर विराजमान हैं, उनके दौर में जो अभी हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। उसमें बात वो भी हो जाएगी जिसमें एसबीआई ने अपनी आखिरकार वो रिपोर्ट जो है वो फाइल कर दी है। उस रिपोर्ट से क्या निकल सकता है उस पर बात करेंगे। हरियाणा में जो दृश्य खड़ा हुआ है राजनीतिक, उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ में वो जो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे अरुण गोयल साहब, जिन्होंने अब्रप्टली अचानक से इस्तीफा दिया और हमने आपसे वादा किया था कि हम इस मुद्दे पर भी आपसे बात करेंगे और वो भी डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब से बात करेंगे। तो वो आज जो है हम उस वादे को निभाने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारे दर्शकों के मैसेजेस और फोन भी आए उस कार्यक्रम को लेकर जो हमने परसों किया था, डॉक्टर व्यास साहब से जो बातचीत की थी। आप सबको बड़ी पसंद आई वो बातचीत और आपने बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का। और स्वागत कर लेते हैं फिर से डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब का, जिनके साथ आज हम ये पूरी बातचीत इन 3 सब्जेक्ट पर करने वाले हैं। व्यास साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका 4PM गुजरात पर। बहुत अच्छा लगा लोगों को वो जो कार्यक्रम हमने परसों किया था, तो इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड और मुझे भी बहुत सारे फोन आए। मुझे पता चला कि आप पर भी बहुत सारे फोन आए और कुछ लोग उस कार्यक्रम की वीडियो की लिंक मांग रहे थे और ये सब था। तो अच्छी बात है कि लोगों को अच्छा कंटेंट जच रहा है। वो ये तो हमारे लिए आनंद है और क्या इसमें है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब बात शुरू करते हैं। एक तो ये अभी ताजा इसकर वो जो अब एसबीआई ने देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात तो मान ली, वो रिपोर्ट दे भी दिया। अब वो 15 तारीख तक कभी भी जो है अपलोड होगा। वैसे हाइपोथेटिकली ये बात हम लोग कर रहे हैं, पर अब जबकि ये अपलोड होगा और उसमें ये जो बहुत सारी शंकाएं बहुत सारे लोगों के मन में थी कि इसमें भी कोई ना कोई झोल खड़ा किया जाएगा, इसमें शायद कोशिश की जाएगी कि ये कैसे भी करके सबमिट ना हो ये रिपोर्ट, लेकिन अब हो तो गया रिपोर्ट सबमिट। तो अब क्या अपेक्षा रखते हैं आप बतौर दी इस मामले के जानकार होने के नाते? आपके मन में क्या है कि क्या इससे निकल सकता है? देखिए, आपकी आशंका सही है। कोई एक सज्जन है अग्रवाल करके, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटिशन तो नहीं कहूंगा, अर्ज की है कि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगे इस केस की पुनः विचारणा के लिए सुप्रीम कोर्ट से। होगा नहीं होगा, पुनः विचारणा करके भी सुप्रीम कोर्ट यही फैसला देगी, ये सब तर्क की बातें हैं और अत्यंत महीन बातें हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा में क्या होगा नहीं पड़ेंगे। मगर आपने जो तर्क लगाया वो तर्क का अमलवारी हो चुकी है। अग्रवाल ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपनी अर्ज दाखिल करके कहा है कि शी शुड सीक अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, क्योंकि इससे कई औद्योगिक ग्रुप वो विक्टिमाइज हो जाएंगे जिन्होंने पैसे दिए हैं। तो इसीलिए इस देश की आर्थिक जो प्रगति है उसके हित में नहीं है कि इस तरह के औद्योगिक गृहों को, अरे भाई जिनको जो वैंडलाइज कर सकते हैं, इनको जो पनिश कर सकते हैं, उनके पास तो माहिती है कौन से औद्योगिक गृह ने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं। ये 2 ही लोगों के पास माहिती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए बहाना बनाना भी एक समय प्रसार करने का एक तरीका है, इससे ज्यादा कुछ मैं नहीं करूंगा। अब ये खैर वो तो है ही है और सबके मन में ये आशंका है। जो इनकी रीति नीति को समझते हैं तो वो शंका रहती है। पर अब आगे एक और जो बड़ी खबर है जिस पर अभी कल तो बड़ा वो हो गया कि है ना, वो हरियाणा में जिस तरह से ये हुआ, वो अचानक से सरकार का इस्तीफा दे देना, अलग हो जाने दो जो सहयोगी दल है उसका अलग हो जाना, और फिर अचानक से एक नया ओबीसी का एक
चेहरा जो है उसको मुख्यमंत्री बना देना, आने वाले अगर लोकसभा चुनाव को हम नजर में रखते हुए अगर बात करें व्यास साहब, इसके बहुत बड़े राजनीतिक इसके मतलब निकाल सकते हैं हम लोग। और क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी असर उस तरह से देखे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी उस प्रदेश को लेकर जो राजनीति होती है उसकी असर होती है। हरियाणा खुद तो है ही है, एनसीआर भी कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है, राजस्थान के भी कुछ हिस्से जो हैं उस पर ये प्रभावित करता है। जी जी। तो ये जो राजनीतिक उठापटक हुई, इसको आप कैसे देखते हैं और क्यों हुई? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री का खुद का चेहरा, हालांकि वो ओबीसी नहीं है, मैं खुद मानता हूँ। ये जो मोदी सरनेम लिखते हैं वो व्यापारी हैं। मोदी खाना मतलब है करियाना, जो लोग ग्रोसरीज और किराना ये सब ग्रोसरी शॉप कर चलाते हैं, वो और घांची यानी तेली, वो एक नहीं है। मगर इनको बाद में प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब उनको बख्शी पंच में लगाया, और बख्शी पंच के प्रतिनिधि बन के उन्होंने देखा कि माल खा सकते हैं हम, तो तब से वो बख्शी पंच का मोहरा पहने हुए। तो प्रधानमंत्री बख्शी पंच के है वो मैं नहीं मानता। प्रधानमंत्री आज भी मैं कहूंगा कि उनकी कम्युनिटी वाले जो मोदी लोग हैं वो आज भी उजड़ियात कौम में आते हैं, अपर कास्ट में आते हैं और बख्शी पंच का फायदा जरूर ले रहे हैं। और चूंकि फायदा मिल रहा है इनको, वो मोदी कम्युनिटी तो इट इज हाईली मनीड कम्युनिटी, ये कोई बख्शी पंच वाली कम्युनिटी नहीं है। तो मोदी अब बख्शी पंच के चेहरे की तलाश में, एक जमाने में जो माधव सिंह ने किया था, ये माधव सिंह को शायद दाव ठीक नहीं पड़ा, पर मोदी को लगता है कि ये दाव मुझे रास आ गया है। तो हरियाणा में जो हुआ वो दो चीजों की वजह से हुआ। एक तो दुष्यंत चौटाला का राजकीय भविष्य दाव पे था, अगर वो चालू रहा होता तो किसान आंदोलन की जो लॉ थी वो उसे भी खा जाती। तो उसके लिए निकलना जरूरी था, और निकल रहा है तो कैसे निकले? तो तूने नहीं तो तेरे दादा ने, तेरे दादा ने नहीं तो तेरे दादा के दादा ने मुझे गाली दी थी, वो भेड़िया और मेमने वाली जो बात है वो करके उसने बोला कि 2 सीट हमें चाहिए लोकसभा, और डटा रहा वहां। 1 सीट देने को तो तैयार थे, मगर लेना किसको था? अलग ही होना है आपको तो ऐसी आप डिमांड रखो कि जो आपको मालूम है फुलफिल नहीं होगी, तो निकल गए वो। अच्छा, इस सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। सरकार का नया मुख्यमंत्री आ गया, इलेक्शन के समय भी अगर इनको लगेगा कि अभी भी वातावरण ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति शासन आ सकता है। यानी अगर कोई सोचता है कि अब खट्टर चले गए और सरकार भी चली जाएगी और बीजेपी के लिए लाले पड़ जाएंगे और कांग्रेस आएगी, ये बात में कोई दम नहीं। अच्छा, तीसरी बात आप कहते हैं, देखो अगर सही मायने में इसके साथ आप देखे जाए तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग ये गैल्वेनाइज हो गया जहाँ किसान आंदोलन चरम सीमा पे जी। मगर ये कब होगा, मैं बारी बारी से कह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि कहां से वोट लाएंगे, कहां से इतनी सीट लाएंगे, कहां से वो करेंगे, कहां से 400 पार। अरे 400 पार नहीं, पूरी लोकसभा की सीट जीत सकते हैं मोदी। और राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी को टिकट देना पड़ा तो हरा भी सकते हैं। मुझे उसका जात अनुभव है कि आपको टिकट देकर कैसे हराया जाता है और कैसे उसको आप हारो उसका संचालन होता है, उसमें माहिर है साहब। तो ये अब इसमें क्योंकि मयूर भाई एक ही सेंटेंस, इलेक्शन का रिजल्ट ईवीएम लाएगा, प्रजा नहीं लाएगी। प्रजा आज भी समझ ले, अगर वो कोई गलत फहमी में है, ये हुआ वो हुआ, ममता यहाँ गए वो वहां गए, कुछ नहीं। इलेक्शन का रिजल्ट अब की बार 400 पार यानी 400 पार। आपने अपनी जब बात कही तो मुझे थोड़ी लालच एक और हो गई कि वो इलेक्शन, क्योंकि हमने तो कवर किया था, वो इलेक्शन जो आप भी कहते हैं, हम भी उस समय कहते थे सब कि आपको हरवाया गया है, उसके बारे में थोड़ा अगर बता दें दर्शकों को।
नहीं, वो वहां मैं हार ही नहीं सकता था। ये मुझे एक्चुअल पता में है। सीट 2000 तक मेरे सामने कोई कंटेस्टेंट ही नहीं था। ये कंटेस्टेंट भी उन्हों का अहमद भाई पटेल के साथ कोल्यूजन में लाया गया। दर्शकों को और बता दें, सिद्धपुर की बात कर रहे हैं हम लोग, सिद्धपुर की बात कर रहे हैं। हाँ। सिद्धपुर की बात कर रहा हूँ। हम्म। और फिर उसको मदद भी इनकी ओर से की गई। और बाद में वो सज्जन चले आए ईश्वर, बलवंत सिंह जी। तो वो लिंक थी जो मैं कह रहा हूँ, वो एस्टेब्लिश हो गई। तो ये किसी को टिकट नहीं आप डिनाई कर सकते हो, तो टिकट देकर भी उसको हरवाना, ये इस पार्टी में इसको साध्य है। ये नई बात नहीं है इनके लिए, ये बिल्कुल एक पुरानी प्रैक्टिस है, ये बात सही है आपकी। हाँ, हाँ, अब इससे चलते चलते मुझे थोड़ा जो अब ये हो रहा है, जैसे भी आप बात कर रहे थे हम लोग कि हरियाणा का ये, अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, मतलब मुझे दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ मैं तो, खैर दर्शकों के समझने के लिए पूछ रहा हूँ मैं, कि खट्टर को ही जारी रखते क्या फर्क पड़ता था? देखो खट्टर से क्या फर्क पड़ता है वो पूछो आप। हाँ, ऐसे खट्टर पूछ का लेते हैं। खट्टर का बैकग्राउंड देखो, क्या थे खट्टर। जब मोदी साहब वो उस हिमाचल प्रदेश से लेकर प्रभारी ऊपर थे। तक के प्रभारी थे, तब खट्टर उनके असिस्टेंट थे। खट्टर की कौन सी अपनी खुद की शख्सियत थी? नहीं नहीं, कोई वो कुछ वो नहीं। तो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, तो खट्टर को बिठाया गया था। जैसे भरत ने पादुका का पूजन करके नहीं बिठा दी, तो ये मैं पादुका थी। इसको इसलिए ज्यादा, मतलब थोड़ा इसको मैं कुरेद रहा हूं इसलिए, क्योंकि ये मुझे लगता है, मैं इतने साल से जब इनकी राजनीति देखता हूं, आपने तो बहुत करीब से देखी है, इनका बस ये है कि एक कुछ चमत्कृति उत्पन्न कर दो अचानक से कुछ, वरना वैसे देखो तो खट्टर जारी भी रखे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये कुछ भी किसा नहीं। बदल दिया, देखिए इतने दो, मतलब इतना पुराना जो मुख्यमंत्री बना के बैठे थे, बदल दिया। अचानक नया चेहरा, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ये जो मास्टर स्ट्रोक चीजें जो गिनाने की कोशिश करते रहते हैं लगातार, मुझे लगता है इसी का एक वो है। मास्टर स्ट्रोक उनका नहीं है। मास्टर स्ट्रोक हराने जिताने की उनकी जो उन्होंने परफेक्ट की है आर्ट। और अब उनके हाथ में तो वो वज्र आ गया, ईवीएम। तो अभी ही इज इनविंसिबल। अगर कोई ये कहता है कि नरेंद्र मोदी देश की चुनाव हार सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि इसको न तो ईवीएम, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें इस्तेमाल हो जाता है। जी जी। तो आईआईटी के 500 बच्चों को रख के आप यही मुद्दे पे लगे रहो, इलेक्शन की जगह होता रहेगा, आप रैलियां करते रहो, चाहे रैलियों में समंदर उमटे, मगर आपके वहां जो रिजल्ट आएगा जब, तो ये आएगा कि आखिर तो मोदी का जादू कर गया। बिल्कुल, बात सही है। तो जब तक ईवीएम है इस देश में, कोई अगर डे ड्रीमिंग करता है कि इनके प्रत्याशी चुनकर आएंगे, तो ही इज इन अ फूल्स पैराडाइज। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये ऐसे व्यक्ति की ओर से ये निवेदन आ रहा है जो बहुत बड़े टेक्नोक्रेट है, मतलब कि अर्थशास्त्र के निष्णात तो है ही है, लेकिन उतने ही बड़े टेक्नोक्रेट हैं ये, और इनकी ओर से भी आ रहा है। आप इसको जरा, आप इसको सुनिएगा, बहुत गंभीरता से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर व्यास साहब भी इसको कहते हैं कि ईवीएम है तब तक मोदी साहब का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो ये कोई ऐसे, मतलब आम आदमी की ओर से आ रहा स्टेटमेंट नहीं है। जैसे अगर श्याम पित्रोड़ा साहब भी कहते हैं, दोनों एक ही संस्था से पढ़े हुए हैं, तो टेक्नोक्रेट हैं और वो कह रहे हैं, तो मतलब कि इस बात को समझने की और इसकी गंभीरता को, इसकी गहराई को समझने की देश में लोगों को बहुत जरूरत है। अब आगे बढ़ता हूं सर, मैं एक और मुद्दा है जो मुझे बड़ा मन हो रहा है, इसको मैं आपके साथ बात करूं, गुजरात की स्थिति को लेकर। गुजरात में अगर सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो अभी भी 11 लोकसभा सीटें ऐसी है जिसको डिसाइड करने को लेकर बीजेपी में जो है अभी भी, मतलब कि वो दौड़धाम हो रही है, धक्के लग रहे हैं दिल्ली के, फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। तो अगर सब कुछ, और मैंने, अच्छा
एक बड़ी अच्छी बात, मेरे पास वो बाइट है लेकिन वो मैंने काटी हुई नहीं है, तो सुना था अभी मैं। नितिन पटेल का कल का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। नितिन पटेल साहब ने कल एक कोई कार्यक्रम में उत्तर गुजरात में कोई बयान दे दिया कि घर किसने? का जो शीरा है ना, वो भी अगर आपको खिचड़ी सा बेस्वाद लगने लगे तो फिर तो मतलब ही क्या है। और उन्होंने किसी का एग्जाम्पल दिया कि देखो ये फला फला आदमी, इसने इस पार्टी को बड़ा करने में कितना बड़ा रोल भूमिका निभाई है, इसने तो मार भी खाई है, ये तो पुलिस के द्वारा उसको जेल भी लॉकअप में भी रहा है। और बोले पता नहीं क्यों बाहर से इतना भर्ती मेला हो रहा है, इतना हो रहा है, और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा। और आप जानते नितिन भाई तो कुछ चीजें कड़वी बोल देते हैं पब्लिकली। तो कल बड़ा उनका मतलब बहुत एक अद्भुत, इनको तकलीफ देने वाला निवेदन आया है। और नितिन पटेल को इसलिए आपको मानना पड़ेगा क्योंकि नितिन पटेल भाई एक तो डेप्यूटी सीएम तो रहे ही है, लेकिन उसके अलावा भी उनका मंत्रिमंडल में जो कद रहा है वो हमेशा मजबूत रहा है। मतलब कि उनका भले ही शारीरिक कद कम हो, लेकिन उनका पॉलिटिकल वेट जो है एक हद तक तो बहुत काफी अच्छा रहा है। कैसे देखेंगे इस बयान? काफी चीजों में वो बौने हैं, जिसके फूल आज भुगत रहे हैं। नितिन वो पटेल फिर है को ये आपको भी समझना होगा, नितिन पटेल के कोई रूट्स नहीं है। ना। नितिन पटेल वहां तक पहुंचे पहले समय से, मैं कहता हूँ हम एक साथ चुने गए थे 1990 में। वो जी एके पटेल जैसे लोगों की मेहरबानी से पहुंचे, शुरुआत में कैबिनेट मिनिस्टर जी बने, जी और फिर आगे पाटीदार थे, इसीलिए पाटीदार फैक्टर को नाराज नहीं करने के लिए इनको प्लेकेट किया गया। तो जी नितिन पटेल में अपना खुद का कोई इतना बड़ा वो कैपेबिलिटी है, वो बात से मैं सहमत नहीं हूँ। नितिन पटेल बिल्कुल विदाउट पावर इज जीरो, एंड इज विथ जीरो। पावर ही इज अ बिग जीरो। नितिन पटेल बिल्कुल। में है क्या? आज जाके 500 लोगों को तो इकट्ठा करे वो। हम्म। तो नवनिर्माण आंदोलन में अपने भाग लिया, पुलिस ने पकड़ा, लाठी खाई होगी, पता नहीं कहाँ खाई होगी। मैंने तो देखा नहीं उनको कभी कोई आंदोलन में ऐसा भाग लेते हुए, हालांकि मैं भी हम्म। स्टूडेंट लीडर रहा। जी तो नितिन पटेल में है क्या? नितिन पटेल ग्रेजुएट नहीं है। नितिन पटेल की काफी बड़ी मर्यादाएं हैं। मैं हम्म उनकी व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करना चाहता, मगर वो क्यों हम्म ऊपर उठे? एक ही रीजन है, पाटीदार थे। पाटीदार नहीं होते और पाटीदार फैक्टर को प्लेकेट करने की जरूरत सरकार की मजबूरी नहीं होती, उस समय नरेंद्र मोदी आज जितने पावरफुल है उतने नहीं होते, तो नितिन पटेल जहां पहुंचे वहां तक नहीं पहुंचे। शुरुआत में केशुभाई ने उठाया और उसके बाद ये जो जरूरियात थी उसने उठाया। तो नितिन पटेल को मैं कोई स्टेट लीडर भी नहीं गिनता, अपना डिस्ट्रिक्ट जी। का लीडर भी नहीं गिनता। पर ऐसा तो बहुत सारे लीडर है ना, बीजेपी ने ऐसे ही लीडर तो क्रिएट किए हैं। तो इसके वही तो, इसीलिए पूरा मंत्रिमंडल आप घर भेज सकते हो ना। हाँ। ऐसा कभी आपने सुना था कि पूरा मंत्रिमंडल घर भेज सकते हो और एक मुख्यमंत्री ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो जो बोले मैं तो भरत मिलाप वाला भरत हूँ, पादुका रखी है, मैं सिर्फ पुजारी हूँ, उनके बिहाफ पे मुझे राज चलाना है, बाकी तो कैलाशनाथन साहब है, तो कैलाशनाथन हाँ जो करेंगे वो होगा। वो होगा। तो इसी का राठौड़ है। फल जो है, और यही मॉडल तो पूरे देश में ये लोग लगा रहे हैं ना। आज इस खट्टर साहब का भी यही तो हुआ अभी। वो पुष्कर सिंह धामी हुआ हो, क्या? खट्टर हो, फिर या यहाँ धामी जी फडणवीस को, या ये वो सब तो लोग हों। कांग्रेस ने यही गलती की थी मयूर भाई। जी कांग्रेस 149 सीट आई गुजरात में, तब यही गलती की थी जो राष्ट्रीय स्तर पर आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माधव सिंह सोलंकी ने अपने को जो कैबिनेट में पूछ सके ऐसे किसी को हम्म टिकट नहीं दी। सनत मेहता आउट, मनोहर सिंह जाडेजा आउट, हरिहर कंबोजा आउट, जसवंत सिंह दानसिंह चौहान आउट। जो जो जीणा भाई को इग्नोर कर दिया गया, वो नोन ए स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ साउथ गुजरात। तो माधव सिंह सर्वे सर्वा बनना चाहते थे और ऐसी टीम चाहते थे जो उनको जी माई बाप कह के सामने खड़ी रहे। जी परिणाम क्या हुआ? 7 महीने के बाद जब उनको जाना हुआ, तब हम्म अमर सिंह चौधरी वॉज द बेस्ट चॉइस हु प्रिसाइडेड ओवर लिक्विडेशन ऑफ कांग्रेस। जी गुजरात में कांग्रेस का लिक्विडेशन की प्रक्रिया की शुरुआत, ये वहीं से हुई। एकाधिकारवाद माधव सिंह को दिया गया और हम्म कांग्रेस में जो रीजनल सात्रप्स थे उनको हम्म नाबूद किया गया। ये कांग्रेस की आज जो परिस्थिति है उसके लिए गुजरात में जिम्मेवार है। और एक जिम्मेवार है अनामत आंदोलन, जिसने बिल्कुल। ये बख्शी पंच वाला नाच जो आज हमारे वहां लग रहा है, वो जी नाच के तहत पाटीदार
जो कांग्रेस का कमिटेड वर्कर था उसको जी परमानेंटली कांग्रेस से दूर कर दिया। कर तो दिया गया। कांग्रेस अपने किए के फल भुगत रही है, तो भाजपा भी किए के फल तो सबको भुगतने होते हैं। कोई कोई देश में पॉलिटिकल पार्टी चाहे ज्यादा स्ट्रांग होगी तो ज्यादा लंबा चलेगी, मगर परमानेंट चलेगी ये सरमुखत्यार शाह सोचते हैं कि मैं परपेचुएट करूं अपनी सत्ता, होती नहीं है। क्योंकि सोच तो वही है, आज भी हम देखें तो 2047 तक की बातें होती है अभी से, कि जैसे। देखो, ये एक बात को छोटी, बीच में थोड़ा आपका टाइम बर्बाद जी होगा। जी जी पांडव वनवास में थे, अज्ञातवास में, और जी जंगल में एक मीटिंग चल रही थी पांचों भाइयों की। उस समय जी भी मीटिंग ये होती होगी। जी। तो वहां एक याचक आ धमका, तो हम्म मीटिंग के बीच युधिष्ठिर ने उसे बोला कि कल आना, अभी हम बिजी है। तो हम्म। भीम बड़ा मस्करा था, वो उठ हाँ के खड़ा होकर, उसके पास ढोल था, जोर जोर से ढोल बजा के नाचने लगा। तो ये बाकी हाँ के हंसने लगे कि पगले को हुआ क्या है। तो बोला क्या हुआ भाई, तेरे एकदम तेरे में क्या क्या नाच रहा है ढोल बजा के। तो भीम बोला आनंद करो, अपने बड़े भाई ने काल को जीता है, कल ये हाँ याचक को दान देने के लिए जिंदा होंगे, इनका इनको विश्वास है। तो बिल्कुल सही। ऐसा बड़ा भाई हमारा है जिसने काल को जीता है, ये भीम की बात है। दिन की बात है, बात सही है। तो ये ये ऐसे ही सूरज बातें हैं कुमार की जो, बात है। जब वो मैप मैप नक्शा देते हैं, ब्लूप्रिंट देते हैं कि, और वो मतलब अच्छा, नक्शा बनाना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए समय तो बीतता जाएगा, आप रहेंगे, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई ऐसा और आएगा, नहीं है तो मयूर भाई, देखिए नक्शा बनाना कोई बुरी बात नहीं है, जी पॉलिटिक्स में एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है। आशा नाम मनुष्याणाम कश्चित आश्रय सुंदला बद्धते जी धावते तस्य मुक्तो तिष्ठति पंगुवत। अगर पॉलिटिक्स में एम्बिशन नहीं है तो आदमी पंगु बन जाता है। जी तो बिल्कुल। पॉलिटिक्स में एम्बिशन होना मैं कोई दुर्गुण नहीं समझता, मगर अपना कद नहीं ना जानना या एकाधिकारवाद के लिए प्रयत्न करना, ये हिटलर ने भी किया था, कई औरों ने भी किया था। सिकंदर विश्व विजय करने के लिए निकला था, और बाद में उसने अपने वसीयतनामे में लिखा था कि जब मेरा जनाजा निकालो तो दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि विश्व विजय करने निकला है सम्राट, यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहा है। और बिल्कुल वैद्य हकीमों को आगे चलाना, ताकि लोगों को पता चले कि कोई वैद्य डॉक्टर हकीम आपको इंडेफिनिट जिंदा नहीं रख सकता है। नहीं रह ये सकता, पॉलिटिशियंस भूल जाते हैं सर सब। ये भूल जाते हैं। तो ये क्या है, मतलब 11 सीटें अभी भी फाइनल नहीं हो पा रही है। गुजरात इतना, मतलब वो गुजरात तो तो वो ये इंतजार में है, कुछ और कांग्रेस से मेहमान आने वाले होंगे, तो शायद वो इंतजार में है कि बिना ईवीएम भी जीत सके ऐसे लोग कुछ तो चाहिए, ताकि कुछ ऐसा तो चाहिए। आक्षेप ना हो कि पूरे राज्य में ईवीएम चलाइए। ये सिलेक्टिव चलाते हैं ईवीएम। सिलेक्टिव अपने हिसाब से चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं कि हम यहाँ हारे तब आप नहीं बोले, हम वहां हारे तब आप नहीं बोले, अब क्यों कहते हैं ईवीएम। अरे भैया, आपको हारना था, हारे हो आप। आपको जिसको हराना था आपने हराया है। तो बिल्कुल सही खट्टर, बात। मनोहर लाल खट्टर है ना, वो भरत मिलाप वाला जो है, पादुका पूजन। बिल्कुल तो बिल्कुल जब जब तक भक्ति चलती है, शक्ति है उनके पास। बिल्कुल। अब आ जाते हैं आखिरी मुद्दे पे, कि वो जो अरुण गोयल साहब अचानक चले गए सर, इतने मतलब इनकी जिनकी नियुक्ति पर भी इतना विवाद हुआ था कि ऐसे कैसे, तब भी टिप्पणियां हुई थी, और अब जब जा रहे हैं तब भी विवाद है, चले गए तब भी विवाद है, कि अचानक से ऐसे कैसे। आपने उस दिन सर कह ये दिया था कि तबीयत का तो कोई बहाना, गलत बात है, तबीयत तो ठीक है ही है, आपने उस दिन भी कहा था, परसों। तो क्या है चक्कर ये। सर, तबीयत तबीयत तो ठीक है, पता नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखी नहीं, इसलिए कमेंट नहीं करूंगा। मगर अति सर्वत्र वर्जय, जिस तरह से वो आए थे, तो वो ब्लू आइड बॉयज थे, तो 2 महीने पहले रेजिग्नेशन देके सीधे इलेक्शन कमिश्नर बने। और जब आदमी इस तरह से आता है, तब अपने दिमाग में एक हवा भरती है उसकी। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर उनको अपनी पावर्स का पता चला, तो कुछ फाइल पे मतभेद थे उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, और उसी की वजह से नाराज होके कुछ नहीं वो करना चाहते थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया।
असली बात इससे ये क्या है। इससे क्या मतलब फर्क पड़ सकता है इनकी योजनाओं पर? कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। एक एक इलेक्शन कमिश्नर है, वो तो बिल्कुल हिज मास्टर्स वॉइस की तरह काम करता है। 2 इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करनी है। जो अब नियम सुधारे हैं, उसके मुताबिक कौन करेगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के चयन किए हुए कैबिनेट सदस्य और लीडर ऑफ अपोजिशन या सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के नेता। अब ये अपोजिशन वाले मूर्ख होंगे अगर इस कमिटी में जाएं, क्योंकि जिसका रिजल्ट तय है, मैच फिक्स हो चुकी है, वो मैच फिक्सिंग में आपको खाली सही करने के लिए क्यों जाना है? क्यों जाना है? बात सही बहुमती है। तो इनकी उन्होंने तय कर ली है। अच्छा, इसका स्टेटस भी बढ़ा दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट कर दिया है। दिया है। चीफ जस्टिस को निकाल दिया उसमें से, ताकि पूछने वाला कोई रहा नहीं। तो अब इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति वो और नियुक्ति के जैसा ही हो गया। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज आर डिस्ट्रॉयड वन बाय वन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखिए, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, जरा इनका इनका पास चकास लीजिए। आप अभी के अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल को देखिए। दर्शकों को बता दें कि जो सीएजी के कर्ता हर्ता मुखिया है वो जीसी मुर्मू साहब हैं, और जीसी मुर्मू साहब भी गुजरात से ही इनके साथ वहां गए हुए हैं, और यहाँ पे इनके नाम के साथ बहुत बड़े विवाद जुड़े हुए हैं मुर्मू साहब के साथ। जी, वैसे ही तुषार भाई के साथ भी जो अटर्नी हैं, उनके साथ भी वैसे ही विवाद जो है। तुषार भाई के और साथ तो एक आधा दर्जन लोग जुड़े हुए हैं। तुषार भाई तो आजकल वो जैसे एक जमाने में गेस्टापो चीफ हुआ करते थे, वो जी गेस्टापो चीफ बने हुए हैं। जी जी जी, तुषार तो मेहता, he has grown much beyond his size। इस साइज वो बिल्कुल। तो खैर हो जाते हैं, एडवोकेट जनरल भी स्टेट में बन जाते हैं। उसके पहले लोग काफी मॉडेस्ट होते हैं, मगर हाँ उसके बाद उनमें जो एक हवा भरती है और फिर बड़े बड़े संपर्क हो जाते हैं, संपत्ति आ जाती है, तो फिर जी। मैं किसी के नाम नहीं देना चाहता, सबके सब एक ही हमाम में नहाते हैं। और आप जानते हो कि हमाम में जो है वो सब एक एक के बराबर है। हाँ, रेनकोट पहनते वहां कोई नाता नहीं है वैसे। ना ना। एक टिप्पणी की थी ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, मनमोहन सिंह साहब के लिए, की और लगता है कि शायद बाथरूम में भी रेनकोट पहन के नहाते होंगे। तो वैसे होता नहीं है, वहां तो आपको सबको नंगा होकर ही नहाना पड़ता है। आखिर में सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, हम लोग कंक्लूड करें उससे पहले, कि इस आने वाले 2-3 दिन को कैसे देखते हैं? चुनाव की घोषणा हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि 15 मार्च तक, या हाँ, तो 15 मार्च को हो हो जाएगी, होनी जाएगी। चाहिए। अब स्टेट हाँ बैंक ने अपना वादा पूरा कर लिया है। पता ये अगर आप सोचते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वाली कंपनियां हमारे और आपके जैसी मूर्ख होगी, तो यू आर डे ड्रीमिंग। वो शेल कंपनियां बनी होगी, शेल कंपनियों के जरिए ये किया होगा। शायद वो शेल कंपनियां बंद भी हो गई होगी, तो आपने जो भी क्यूआईसी बीआईसी लिया है, उसका कोई मतलब इंडिविजुअल से रहता नहीं है, कंपनी नहीं है। तो इससे क्या निकलेगा वो तो मालूम नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डन ए रीजनेबली गुड जॉब, but the real challenge before the honorable supreme court lies now, that if you can, even despite all your authority, if you can be cheated, and then it should be treated as a benami transaction, and the supreme court should may order the DRI to arrest the chairman of SEBI, chief executive of SEBI, and chairman of State Bank of India for money laundering, अगर बेनामी ट्रांजेक्शन हुए हैं तो, और हुए हैं। आप अगर उसके तो ये स्टेटमेंट ने जो डेटा दिया है, वो एक कोई अग्रवाल जी ने अर्जी की है कि इससे जो लोग हैं उनके सामने खुन्नस रखा जाएगा। अरे भाई, हाँ, जो रूलिंग पार्टी है उसके पास तो डेटा है। है ही है।
बिल्कुल है। उनको जिनके सामने खुन्नस रखना है वो तो रख रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस के निर्दोष खाते में भी कहीं कहीं उन्होंने फ्रीज करके रखा है। रखा हुआ है। रखना चाहिए। अपने दुश्मन से दोस्ती थोड़ी करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने की। हाँ। बात तो सही है सर। और एक और मुद्दा है, मुझे लगता है इसको फिर आगे एक और हम लोग बातचीत में उसको रखेंगे, कि मैं देख रहा हूं कि आप भी देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं कि एक कहते हैं ना कि एक तरह से मतलब हर दिन कोई नया कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी रोज कोई ना कोई स्पेक्टिकल्स दिखा रहे हैं देश को। कल वो तेजस का पोखरण का क्या मायना था, और वो कल वो निरीक्षण करने की क्या जरूरत थी, वो मैं मतलब सोच सोच के थक गया, लेकिन वो समझ में नहीं आया कि क्यों था वो, लेकिन वो कल था। वैसे रोज कुछ ना कुछ है, कल वो भी था, मतलब गांधी आश्रम। अब गांधी, अब क्या बताया दर्शकों को, उस पर तो सब बात करेंगे अलग से, कि हमारा जो गांधी आश्रम है, उस गांधी आश्रम की पीड़ा क्या है। उस गांधी आश्रम ने क्या क्या झेला है पिछले कुछ सालों में, उस मुझे पर मुझे लगता मुझे है कि प्रधानमंत्री जी से काफी रिस्पेक्ट है। हमारे नहीं, मैं दोस्त मुझे भी भी रहे हैं। आज भी मैं तो उनको मेरा दोस्त ही समझता हूँ और उनके हमेशा शुभ की कामना करता हूँ। जी बिल्कुल, वो मगर तो एक एक उत्तर गुजरात में एक स्टोरी है, वो कह के मेरी बात खत्म करूंगा। एक जी। एक एक बहन को लड़का नहीं होता था, तो किसी ने बोला कि तू ये जो देव है उसकी बाधा रख, यानी मिन्नत रख। मान्यता रखो, तो मतलब हाँ, मान्यता रखो किसी एक मिन्नत देव की। रखी कि अगर मुझे यहाँ बेटा हुआ तो आकाश के जितना बड़ा रोटी बना के उसको प्रसाद करके मैं सब में बांटूंगी। अगर मुझे लड़का हुआ तो मैं आकाश की साइज की रोटी, आसमान की साइज की रोटी बना के खिलाऊंगा। हाँ, अच्छा। सबको प्रसाद के हैसियत से बांटूंगी। तो करना था भगवान को, बच्चा बेटा हुआ। अब पड़ोसी को हमारी चिंता ज्यादा होती है, तो पड़ोसी ने पूछने लगी कि अब वो तेरी मिन्नत कब पूरी करनी है। हाँ, बच्चे का शादी का समय आ गया, अब जान प्रस्थान होने वाला था। तो किसी ने बोला अब तो तेरी वो मिन्नत पूरी कर दे, अब तो बच्चे के घर बच्चा आएगा। तो उसने बोला क्या मिन्नत? बोले आकाश के जितना तो, बोला साइज की उतनी रोटी। बड़ी उतनी बड़ी वो तवा आपने देखा था हाँ, कहीं? देखा है आपने कहीं देखा है? बोले नहीं। वो तो तुझे मालूम होना चाहिए कि आकाश के जितना बड़ा तवा तू कहां से लाई। तो बोला देखो, ये तो मैं भगवान को फुसलाती थी। क्या? मैं भगवान को उल्लू बनाती थी और फंस गया वो मेरी जाल में। तो जनता जनार्दन भगवान है। आप आप मिन्नतें मानो तो छोटी मत मानो, रोटी खिलाओ तो आकाश जितनी खिलाओ। तो फंस जाएंगे फिर। वो फंसते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये सर, तो आज यही बात। भगवान को फुसलाने की बात है ना। ये तो उसका भगवान को थोड़ा खुश करने की बात अमल है। करना है। नहीं बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल। और आपके खाते में 15 लाख आ नहीं जाते। हाँ, वो तो आ जाते, वो आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए, अलग बात तो है। ऐसा तो बहुत कुछ नहीं हुआ है, वो तो हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो। तो ये बड़ा अद्भुत दृष्टांत दिया आपने, कि ऐसे ही मतलब जैसे भगवान को फुसलाते हैं, कि वैसे ही जो है देश की जनता को भी फुसलाया जा रहा है, और भव्य भव्य तामझाम दिखाए जा रहे हैं, शोज दिखाए जा रहे हैं, नमन किए जा रहा है मतलब गांधी जी को, और साथ उसके साथ साथ उन्हीं की विचारधाराओं का जिस तरह से नीलामी हो रही है, गजब हो रहा है, मतलब कि देश में हम तो। वो एक गाना था, वो जनता को गाना चाहिए। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, तेरे बाप का क्या वो करती थी, मेरे खेत में चारा चरती थी, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। तो अबे क्यों डंडा मारा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता। और नितिन भाई के लिए तो मेरी पूरी सहानुभूति है। इनको बहुत करारी जगह, बहुत गलत जगह पे उन्होंने डंडा मारा है। और वो वही कल सवाल पूछ। सुनाई नहीं देती आपकी आवाज, नहीं आती। आवाज नहीं आती आपकी। आवाज नहीं आती।
तो मैं पता नहीं, ये थोड़ा बीच में कहीं थोड़ी रुकावट आई है कि जी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और मेरी आवाज चली गई और लैपटॉप ने फिर जो है मुझे डांट के कहा कि ये अपडेट ले लो, अपडेट जब तक लोगे नहीं आप तब तक आपका ऑडियो जाएगा नहीं। तो हमको बीच में ये पॉज करना पड़ा, रिस्टार्ट करना पड़ा, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक आ रही है। आगे तो अब अच्छे काम में हाँ, 100 विघ्न आते हैं। जी जी, तो वो करना पड़ा। तो मतलब वो जो भैंस वाला आप जो कह रहे थे मैं सुन रहा था, तो मुझे लगता है शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। तो ठीक है, मतलब हम उसी को जो है समअप करने के लिए बिंदु बना देते हैं कि भैंस की क्या गलती, उसको कौन क्यों मार रहा नहीं, है, लेकिन भैंस मार का क्या गलती, मेरे खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। प्रजा का हाल यही है, प्रजा खा ली। फिर भी भैंस को डंडा पड़ता है। तो हम तो गाते रहते, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, तेरे बाप का क्या वो करती थी, मेरे खेत में चारा चरती। ये जनता है। ये जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला। बहुत अच्छी बातचीत तो हुई है, और साथ में मतलब सार्थक बातचीत होने के साथ साथ वो उस तरह से भी हो कि लोगों को थोड़ा सुनने में जो है वो लगे कि नहीं यार, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बात फिर भी जो है वो मजे से जो है थोड़ा हलक से नीचे उतर जाए तो वो जरूरी हम हंसने हंसने में और खुश रहने में विश्वास रखते हैं। विश्वास करते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर व्यास साहब, आपने वक्त निकाला, ऐसे ही बातचीत करते धन्यवाद रहेंगे। भैया, मजा आया। जी मैं किसी को जी अभी मेरे कलीग को कह रहा था कि मयूर भाई के साथ हमारा मेल जमता है। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल आपसे, बिल्कुल। आपके साथ बहुत आनंद काम होता है सर करना आपसे बात करते हैं तो, एक क्योंकि खुशी की बात जानकारी है। के साथ साथ जो चीजें हमको समझ में आती है दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, ऐसे ही आपको बुलाएंगे आप थैंक यू भैया। हमारा बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। हम तो आपके दोस्तों ये बातचीत थी। हवाले पे। जी सर, जी सर। तो ये बातचीत थी, आपने सुना व्यास साहब ने 3-4 जो हमने टॉपिक लिए उस पर बड़ा खुल के अपना जो दृष्टिकोण है वो रखा, और 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे मतलब वो और कोई मीडिया होता तो वो तो फिर इसका वो कर देता कि व्यास साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी है ही नहीं और ये सब है। ठीक है, वो नहीं है, वो उनका कहना है, और इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं, और मैं भी बतौर पत्रकार जानता हूं कि बेसिकली वो अपर कास्ट से ही आते हैं। और फिर वो जो तरीका है शासन चलाने का, और जो कांग्रेस की 85 की स्थिति के साथ जो उन्होंने तुलना की और समझाने की कोशिश की, वो महत्वपूर्ण है, वो समझना भी बहुत जरूरी है कि वो एंगल क्या था। बाकी व्यथा कथा पर तो बात की हमने भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड बड़े लीडरों को लेकर। तो ये सब बातें आपने सुनी, अब आपको कैसी लगी वो आप हमको जरूर से आप कमेंट करके लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही लग रही हो, सच्ची लग रही हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना। इसकी जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातचीत पहुंच जाए, पहुंच सके। और ऐसे रोज कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।